गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का लेसन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे जनन की परिभाषा कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। The process by which an organism produces a new organism like itself. Produces a new organism like itself. वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा नया जीव उत्पन्न करता है वही प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन प्रक्रिया क्या है? जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा नए जीव का निर्माण करता है उसी प्रक्रिया को जनन कहा गया है। यह जो जनन है यह जीवों में मुख्य दो तरह का है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में कहा गया है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अगर पूछा जाए रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप से हो सकता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक सिंगल पेरेंट एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है और दूसरी चीज़ कि उसमें गैमेट्स का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता है। गैमेट्स क्या हैं? जितने सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं उन्हीं सेल को गैमेट्स कहा गया है। और गैमेट्स जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे वह रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और जिसमें गैमेट इन्वॉल्व होंगे वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो मैं आपको रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन बताया हूँ और रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है ये बताया हूँ कि रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से 2 टाइप का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब डिफिनीशन देखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। The reproduction in which gametes are not involved. जनन की वह विधि जिसमें युग्मक सम्मिलित नहीं होते हैं। जिसमें युग्मक सम्मिलित नहीं होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वह विधि जिसमें युग्मक सम्मिलित न हो उस विधि को अलैंगिक जनन कहा गया है। और अलैंगिक जनन जो है वह किन किन विधियों से हो सकता है उसको जाना जाए। तो अलैंगिक जनन का जो सबसे पहला प्रोसेस है उसको बोला गया है फीजन। फीजन को हिंदी में कहते हैं विखंडन। विखंडन क्या है बताया जाएगा। पहले बता दिया कितने तरह से हो सकता है।
बडिंग है, बडिंग को हिंदी में मुकुलन कहेंगे। तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन हिंदी में बीजाणु निर्माण। चौथा है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन जो है वो अलैंगिक जनन मुख्य 5 तरह से हो सकता है। कौन कौन तरीका है उसमें? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, खंडन और कायिक प्रवर्धन। फीजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें एक और हम लिख दे रहे हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन को हिंदी में कह रहे हैं पुनरुद्भवन। और इस प्रकार से जो अलैंगिक जनन है वह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया मुख्य 6 तरीके से पूर्ण हो सकती है। इसमें सबके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है विखंडन, फीजन। फीजन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक कोशिकीय जीव का शरीर 2 या अधिक भागों में टूटता है और सभी भाग नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी एक कोशिकीय जीव का शरीर 2 या अधिक भागों में टूटता है और सभी भाग नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जो है उसको विखंडन कहा गया है। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in which a unicellular organism is split into 2 or more parts and each parts converts into a new individual। समझिएगा, इसके बारे में सबके बारे में डिटेल एक बार समझा जाए। देखिए, फ्यूजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in which an unicellular organism splits into 2 or more parts and each part become a new individual। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन में जो विखंडन है, विखंडन की परिभाषा है कि कोई एक कोश की जीव होना चाहिए। याद रखना है, इसमें जीव कैसा होना चाहिए? एक कोश की जीव और एक कोश की जीव का शरीर 2 या अधिक भागों में टूटे और जितना भाग टूटा है वह सारा भाग एक नए जीव में बदल जाए, तो वह जो जनन की प्रक्रिया होगी उसको विखंडन कहेंगे। विखंडन से आपको बताया जाए कि यह जो विखंडन है यह भी 2 तरह का होता है। एक है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन। हिंदी में बोलेंगे इसको द्विविखंडन और बहुविखंडन।
द्विविखंडन और बहुविखंडन। विखंडन की जो प्रक्रिया है वह दो तरह से हो सकती है। अगर किसी जीव का शरीर, एक कोई जीव है हमारे पास और इस जीव का शरीर दो भागों में टूट जाए, तो एक से दो जीव बनने की जो प्रक्रिया होगी इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। क्या है ये? बाइनरी फिजन। इस जीव का शरीर दो भागों में बंटा और वह दोनों भाग नया इंडिविजुअल बना लिया, तो वहाँ पर जो विखंडन हुआ वह द्विविखंडन है। द्विविखंडन जो है वह मुख्य रूप से अमीबा में, पैरामीशियम में तथा इसके साथ साथ जितने एक कोशिकीय हैं प्रोटोजोआ संघ वाले, उनमें मुख्य रूप से बाइनरी फिजन होता है। और उसके बाद मल्टीपल फिजन का मतलब हुआ, नाम से क्लियर है कि एक ऑर्गेनिज्म होगा और यह ऑर्गेनिज्म कई भागों में टूट जाएगा और यह सभी भाग विकसित होकर के नया जीव बना रहे होंगे। तो उस समय जो विखंडन की प्रक्रिया होगी वह प्रक्रिया मल्टीपल फ्यूजन कहलाएगी। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया हो रहा है, यह प्लाज्मोडियम में जो जनन है वह बहुविखंडन जैसा होता है। उसके बाद जितने वायरसेस हैं, जितने बैक्टीरिया हैं, मुख्य रूप से उनमें बहुविखंडन की प्रक्रिया ही होती है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि विखंडन क्या है। क्लियर है? चलिए दूसरा प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बर्डिंग वाला। देखिएगा बर्डिंग की प्रक्रिया क्या है। हिंदी में कहा गया है मुकुलन। द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which new individuals are formed by birds। याद रखिएगा इसमें बर्ड्स शब्द यूज हो रहा है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर पर मुकुल निकलते हैं और वह जीव से अलग होकर नया जीव बना लेते हैं। याद रखिएगा मुकुलन जो प्रक्रिया है, मुकुलन प्रक्रिया में एक जीव होगा, उस जीव के शरीर पर उभार उत्पन्न होंगे। बर्ड्स का एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए मैं बर्डिंग का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, बर्ड्स का एग्जांपल दे रहा हूं। आप देखे होंगे आलू में, गांव के लोग यूज़ करते हैं कि आलू में से आँख निकल रहा है, वह जो आँख है उसी को यहाँ पर हम शब्द यूज़ करते हैं बर्ड्स के रूप में। एक कोई जीव होगा, मान लीजिए जीव है, और इस जीव के शरीर पर ऐसे बाहरी उभार निकलेंगे और यह जो बाहरी उभार है यही अलग होकर के एक नया जीव का रूप ले लेगा। तो मुकुलन वह विधि है जिसमें किसी जीव के शरीर पर बर्ड्स निकलते हैं और वह बर्ड्स जीव से अलग होकर नया जीव बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, हाइड्रा जो है, हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिस जीव के शरीर पर बर्ड्स निकलते हैं, मुकुल निकलते हैं और वह मुकुल उस जीव से अलग होकर
एक नया जीव बना लेते हैं। मुकुलन की प्रक्रिया शायद आप समझ पा रहे होंगे। मुकुलन में कोई जीव होगा और उस जीव के शरीर पर बर्ड्स निकलेंगे। जैसे मान लिया हमारे शरीर से बर्ड्स निकलने का मतलब है कि यहाँ से कुछ उभार निकल रहा है बाहर, और वह यहाँ से अलग होकर एक नया जीव बनाए, तो वह जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम बडिंग बोलेंगे। और बडिंग मुख्य रूप से यह भी जो छोटे जीव हैं उनमें ही होता है, ये मल्टीसेलुलर में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है स्पोर फॉर्मेशन का। तीसरा प्रोसेस स्पोर फॉर्मेशन का है। स्पोर निर्माण क्या है देखिएगा, किसी जीव में हंड्रेड्स ऑफ संख्या में, सैकड़ों की संख्या में रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है जिसे स्पोर कहते हैं। और वह स्पोर जीव से अलग होकर नया जीव बना लेते हैं। तो वह जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्पोर फॉर्मेशन कहा गया है। देखिएगा, द रिप्रोडक्शन in which an organism produces hundreds of microscopic reproductive unit, उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट को स्पोर बोलेंगे। द रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट स्पोर विच स्प्रेड एंड फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल्स। स्पोर फॉर्मेशन में याद रखेंगे, कोई जीव है, उस जीव में सैकड़ों की संख्या में रिप्रोडक्टिव यूनिट्स तैयार हो रहे हैं और वह रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बिखर के हर जगह जाके नए इंडिविजुअल्स को फॉर्म कर ले रहे हैं। तो जनन की वह जो विधि है उस विधि को हम स्पोर निर्माण कहेंगे। और स्पोर निर्माण के लिए याद रखिएगा कि राइजोपस जो है, राइजोपस में स्पोर निर्माण की प्रक्रिया होती है। राइजोपस में स्पोर निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसके बाद अगला प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। जो देखिएगा, फ्रेगमेंटेशन को फिर डिफाइन किया जाए तो आपका टाइम वेस्ट है। आपको समझना है कि जिस तरह हमने पढ़ा था फ्यूजन में कि किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का शरीर 2 या अधिक भागों में टूट जाता है और नए जीव का निर्माण करता है, वह प्रक्रिया विखंडन है। वैसे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का शरीर, अगर बहुकोशिकीय जीव का शरीर 2 या अधिक भागों में टूट रहा है तो उस समय जो जनन की विधि है उस विधि को फ्रेगमेंटेशन कहा गया है, खंडन कहा गया है। खंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें बहुकोशिकीय जीव का शरीर 2 या अधिक भागों में टूटता है और टूटकर नए जीव का निर्माण करता है। क्लियर है यहाँ से? फिर अब मैं पढ़ा रहा हूँ, लास्ट वाला आपका एक बचता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसको विखंडन और खंडन में अंतर याद रखिएगा कि विखंडन की जो प्रक्रिया है वह एक कोशिकीय जीवों में संपन्न होता है और खंडन की जो प्रक्रिया है वह बहुकोशिकीय जीवों में संपन्न होता है। क्लियर है? यहाँ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को समझते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कायिक प्रवर्धन।
पौधों में उनके सीड के अलावा, पौधों में बीज के अतिरिक्त उनके जड़ से, उनके तना से, उनके पत्ती से नया पौधा बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहाँ हो रहा है? मुख्य रूप से इन प्लांट्स, पौधों में। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट। पौधों में जड़, तना तथा पत्ती से नया पौधा बनने की प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं कि गुलाब है, हम उसका स्टेम काटते हैं, नया पौधा बना लेते हैं। हम जानते हैं कि गन्ने की जो खेती होती है उसमें स्टेम से नया हम लोग प्लांट उगाते हैं। फिर स्टेम के बाद मैं आपको लीफ का एग्जाम्पल बताऊं, ब्रायोफिलम का जो पौधा है उस पौधे की पत्तियां जमीन से टच होती हैं और जहां स्पर्श होती हैं वहीं से एक नया पौधा विकसित हो जाता है। फिर रूट का एग्जाम्पल बताया जाए, अधिकांश ऐसे घास हैं जिसका जड़ एक जगह से उखाड़ के दूसरे जगह फेंक दीजिए तो वहाँ वह घास उग जाता है। तो यहाँ से हम देखे हैं कि पौधों में स्टेम से भी नया पौधा बन सकता है, रूट से भी नया पौधा बन सकता है और पत्तियों से भी नया पौधा बन सकता है। और पौधों में जड़, तना या पत्ती से नया पौधा बनने की जो प्रक्रिया है उसी को कायिक प्रवर्धन कहा गया है। याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ एक्सेप्शन में याद रखेंगे, सीड से नहीं बनना चाहिए। बीज के अतिरिक्त किसी भी भाग से अगर नया पौधा हम बना रहे हैं तो वह जो जनन की विधि होगी वह कायिक प्रवर्धन कहलाएगी। क्योंकि बीज से अगर आप बनाएंगे तो उस समय वह जो जनन की विधि है वह विधि लैंगिक विधि हो जाएगी, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा नहीं किया। अभी तक मैं सिर्फ अलैंगिक जनन का चर्चा कर रहा हूँ और अलैंगिक जनन में 6 तरह का जनन आपको बताया हूँ। सबसे पहला चीज़ तो ये बताया हूँ कि अलैंगिक जनन में कभी भी युग्मक सम्मिलित नहीं होते हैं, गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधि है? विखंडन, मुकुलन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और रीजेनरेशन। आपको मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तक समझा दिया हूँ। रीजेनरेशन का मतलब होता है, यह मुख्य रूप से प्लेनेरिया में होता है। रीजेनरेशन को हिंदी में कह रहे हैं पुनरुद्भवन। रीजेनरेशन की जो प्रक्रिया है, इसमें एक जीव है हमारे पास, इस जीव का शरीर कई खंडों में बटा और जितने खंडों में बटा यह सभी खंड जो है कि नए जीव का रूप ले लिए। यहां से 3 नए पौधे बन गए। तो रीजेनरेशन का मतलब होता है कि कोई जीव है उसका कोई भी पार्ट कट के गिर जाए, वहां से नया जीव बन जाए। तो वह जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को रीजेनरेशन कहा गया। और रीजेनरेशन की जो प्रक्रिया होती है वह मुख्य रूप से प्लेनेरिया में होता है। एक जीव है प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया में मुख्य रूप से रीजेनरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ से आप अलैंगिक जनन को समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे लैंगिक जनन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफिनीशन जान लिया जाए। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर इन्वॉल्व। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक सम्मिलित होते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक सम्मिलित होते हैं
जिसमें युग्मक सम्मिलित होते हैं लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन की परिभाषा क्लियर है। अब बार बार एक शब्द आ रहा है गैमेट, ये युग्मक क्या है? मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आप पुरुषों में जानते हैं स्पर्म सेल, शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? विशेष प्रकार की कोशिका है जिसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है। वैसे ही फीमेल्स में एक सेल है ओवम, अंडाणु जिसको बोलते हैं, इसमें भी लैंगिक जनन की क्षमता है। और इन्हीं कोशिकाओं को गैमेट्स कहा गया। गैमेट्स कोई बहुत विशेष चीज नहीं है। गैमेट्स का मतलब है एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका जिसमें लैंगिक जनन की क्षमता है, उसी को गैमेट्स कहा गया है। और गैमेट्स जिस भी जनन में इन्वॉल्व होंगे उस जनन को लैंगिक जनन कहा जाएगा। क्लियर है? यहां से देखिएगा, हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे पहले पौधों में और फिर मानवों में पढ़ा जाएगा। तो पौधों में लैंगिक जनन के लिए देखिए, जब भी जनन होगा तो जनन के फेज जान लीजिए, प्रावस्थाएं। कितनी प्रावस्थाएं होती हैं जनन की, रिप्रोडक्शन के कितने फेज हैं वह हमको जानने की आवश्यकता होती है। इसमें पहला फेज होता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन फेज। और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज को हम बोलेंगे निषेचन पूर्व प्रावस्था। निषेचन पूर्व प्रावस्था, इसको बोलेंगे निषेचन। और यह है निषेचन पश्च प्रावस्था। निषेचन पश्च प्रावस्था। जब कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम चर्चा करेंगे तो उसमें फेज याद रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है कि 3 फेज हैं। पहला फेज है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। प्री का मतलब होता है पहले, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के मिलने से पहले जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसको प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन को आपको डिफाइन किया जाएगा, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो रहा है, उस प्रक्रिया को पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज कहेंगे। और जब कभी हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स के पार्ट कितने, प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में अगर हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो पौधों में लैंगिक जनन पढ़ते समय हमको यह पढ़ना होगा कि पौधे का रिप्रोडक्टिव भाग, रिप्रोडक्टिव पार्ट, लैंगिक भाग पौधे का जो है वो कौन सा होता है, यानी पौधे के किस भाग में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो वह होता है बहु फ्लावर। पौधे का जो पुष्प है वह पुष्प में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वह पौधों के फ्लावर में कंप्लीट होता है। और फ्लावर को डिटेल में जानना पड़ेगा अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का जानना है तो देखिए जाना जाए क्या है ये। देखिए बाबू, फ्लावर जो है, फ्लावर को मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए
रफ स्केच है ये फ्लावर का। और फ्लावर में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग इसका जो है कैलिक्स होता है। कैलिक्स का यूनिट जो होता है वह सेपल है। दूसरा पार्ट होता है कोरोला। कोरोला का यूनिट पेटल है। तीसरा पार्ट होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का यूनिट होता है स्टामेन। और चौथा पार्ट होता है वो गायनोसियम। इसका यूनिट कार्पल या पिस्टिल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्यदलपुंज। यह है, पता नहीं इसका हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है। स्टामेन को बोला गया है पुमंग और कार्पल या पिस्टिल को बोला गया है जायांग। ध्यान दीजिएगा, फ्लावर के 4 मेन पार्ट हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स जो होता है वह कैलिक्स पूरे फूल को धारण किए रहता है। फूल के अन्य जितने भाग हैं उन सभी भागों को धारण किए रहने का काम कैलिक्स का है। कोरोला जो होता है वह किसी भी पुष्प का रंगीन भाग, किसी भी पुष्प का जो रंगीन भाग है वह कोरोला है। एंड्रोसियम जो होता है, याद रखना है यही सबसे मुख्य है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो है यह पुष्प का नर जनन भाग है। एंड्रोसियम जो है यह नर जनन भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वह एंड्रोसियम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वह गाइनोसियम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो गाइनोसियम है। अब इसमें एक चीज़ आपको समझाना होता है कि यह जो हमने एक यूनिट लिखा है स्टामेन, तो स्टामेन की जो संरचना होती है, स्टामेन की संरचना में 2 चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं एक डंठल जैसी संरचना है। ये जो डंठल जैसी संरचना है इसको बोलते हैं वो फिलामेंट। और उसके बाद इसमें पाया जाता है एंथर। ध्यान दीजिएगा, स्टामेन की जो संरचना है यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टामेन कह रहे हैं। और स्टामेन में 2 भाग है, एक डंठल है जिसको फिलामेंट बोल रहे हैं और उसके बाद एंथर है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखिएगा कार्पल या पिस्टिल कहा गया है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 चीज़ें, एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। याद रखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का वह है कार्पल या पिस्टिल। और कार्पल या पिस्टिल के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और मुझे आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, पुष्प में कैसे जो है कि लैंगिक जनन हो रहा है वह समझना है। तो उसके लिए मैं आपको ये समझाया हूँ कि सबसे पहले हम जान लें कि फूल के भाग कितने होते हैं। तो फूल के मुख्य 4 भाग हैं। पहला भाग जो होता है कोरोला, ग्रीन पोर्शन जो पूरे फ्लावर को होल्ड किए हुए, पूरे फ्लावर को धारण किए हुए हैं, उस भाग को कैलिक्स कहा गया है। फिर कोरोला क्या है? पंखुड़ियाँ, उस पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं वही कोरोला हैं, जो भंवरों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं अपने रंग से। फिर कोरोला के बाद जो तीसरा और चौथा पोर्शन है उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तीसरा पोर्शन जो है वह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको एंड्रोसियम कहा गया है। क्या कहा गया है? एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम का एक यूनिट, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कई सारे ऐसे डंठल्स हैं, यानी एक से ज़्यादा इसमें जो है कि स्टामेन प्रेजेंट हैं। और एक से ज़्यादा स्टामेन जब हैं तो उनको कलेक्टिवली एक नाम दिया गया, इकट्ठे एक नाम दिया गया एंड्रोसियम। वैसे ही कई ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कार्पल या पिस्टिल होते हैं, और ऐसे फ्लावर को हम उस समय एक कार्पल पिस्टिल ना यूज़ करके शब्द उसके जगह पे गाइनोसियम शब्द यूज़ करते हैं। तो अगर कहा जाए कि पुष्प में नर जनन भाग कौन सा है,
तो पुष्प का नर जनन भाग जो होता है वह एंड्रोसियम होता है और मादा जनन भाग जो होता है वह गाइनोसियम होता है। एंड्रोसियम का जो यूनिट है वह स्टामेन है और गाइनोसियम का जो यूनिट है वह कार्पल या पिस्टिल है। स्टामेन में दो भाग हैं, फिलामेंट है और एंथर है, और कार्पल या पिस्टिल में तीन भाग हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये हम भाग समझे हैं फ्लावर का। और फ्लावर का भाग जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें मेल गैमेट कहाँ बन रहा है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसमें फीमेल गैमेट कहाँ बन रहा है। क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हम यही पढ़ेंगे कि गैमेट्स बनते कहाँ हैं, गैमेट्स का बनना, और गैमेट्स के बनने के बाद वह गैमेट्स मिल रहे हैं तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और गैमेट्स के मिलने के बाद क्या हो रहा है तो हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर पढ़ते समय हम फ्लावर के पार्ट जान गए कि फ्लावर के कौन कौन पार्ट हैं, और फ्लावर के पार्ट जानने के बाद हम जानेंगे कि आगे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं जनन के लिए। देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं एक प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को कहा गया है युग्मक जनन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको युग्मक जनन कहा गया है, और युग्मक जनन सबसे पहला स्टेज होता है फर्टिलाइजेशन में, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जब भी पढ़ रहे होंगे तो उसमें सबसे पहला चीज़ जो हमें फोकस करना होता है वह यह चीज़ फोकस करना होता है कि युग्मकों का निर्माण कहाँ हो रहा है। और पौधों में हम युग्मकों का निर्माण पढ़ेंगे बाबू, एंथर में पौधों में युग्मकों का निर्माण होता है। पौधों में युग्मक कहाँ बनते हैं, एंथर में। एंथर का मैं रफ स्केच बना रहा हूँ। कुछ इस तरह की संरचना होती है एंथर का, और इस एंथर में चार गो होते हैं वो पोलन सेक। क्या है ये हैं पोलन सेक, पराग कोश इसको कहा गया है। क्या चीज, पराग कोश। एंथर के अंदर चार पराग कोश हैं, और उस पराग कोश के ऊपर चार लेयर पाया जाता है बाबू। इन सभी पे चार चार लेयर ऐसे बने हुए हैं। जो चारों लेयर हैं उन चारों लेयर का मैं नाम लिख दूं। सबसे पहला लेयर इसमें पाया जाता है एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस के बाद पाया जाता है एंडोथीसियम का लेयर। एंडोथीसियम के बाद होता है तीसरा मिडिल लेयर, और सबसे अंदर चौथा लेयर होता है वो टेपिटम का। आपको यह समझना है कि पौधों में जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है वह युग्मक निर्माण की प्रक्रिया एंथर में होती है, और एंथर में कहाँ होती है तो पराग कोश में होती है। कहाँ होता है, पराग कोश में। और इस पराग कोश के ऊपर चार लेयर हैं। वो चार लेयर 11th का मैटर है, 11th में बताया जाएगा। 10th में बस आप याद रखिएगा कि मुख्य चार लेयर पाए जाते हैं पराग कोश के ऊपर। आप कहेंगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एपिडर्मिस जो होता है वो सबसे बाहरी लेयर है। एपिडर्मिस के अंदर होता है एंडोथीसियम का लेयर, और एंडोथीसियम के लेयर में अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। अल्फा सेलुलोज का थिकनेस पाया जाता है जो नमी को अवशोषित करने का काम करता है। नमी को अवशोषित करता है ताकि वहाँ दरारें बने, दरार फटे कि अंदर जो परागकण बना है उस परागकण को बाहर आने का रास्ता मिल सके। फिर यह जो मिडिल लेयर होता है यह परागकण के परिपक्व होते होते यह गायब हो चुका होता है। टेपिटम का जो लेयर है यह पोषक लेयर होता है, न्यूट्रिटिव लेयर होता है।
यह न्यूट्रिटिव लेयर होता है। इसके बारे में बहुत विशेष अभी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये समझिए कि 4 परागकोश हैं। 4 परागकोश में सभी परागकोश के ऊपर 4-4 लेयर हैं और इन परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण होने के लिए इसमें पीएसटी पाई जाती हैं। पीएसटी का पूरा नाम है प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। यह प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू जो है यह 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ होती हैं, द्विगुणित होती हैं और यह द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस सेल डिवीजन करती हैं और माइटोसिस सेल डिवीजन करके कन्वर्ट हो जाती हैं मदर स्पोर सेल में। मदर स्पोर सेल मातृ स्पोर कोशिका, मातृ बीजाणु कोशिका में परिवर्तित हो जाती हैं और अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं। मातृ बीजाणु कोशिकाएं जो होती हैं इनमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के बाद यह जो मातृ कोशिकाएं हैं यह 4 भागों में बढ़ जाती हैं और सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो n होता है। यह चारों आपस में जुड़े होते हैं जब, तो उस समय इनको टेट्रॉड कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है? टेट्रॉड। और यही टेट्रॉड जब अलग हो जाते हैं तो 4 वो परागकण का निर्माण कर लेते हैं। इनको कहा गया वो कौन सी? पोलन ग्रेन, परागकण। तो समझेंगे पौधों में नर युग्मक का निर्माण, मेल गैमेट का निर्माण एंथर में होता है। एंथर में कहाँ होता है? पोलन सेक में होता है, परागकोश में होता है। परागकोश में प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू पाई जाती हैं। उन प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू में माइटोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप मदर स्पोर सेल बनती हैं, मातृ बीजांड कोशिकाएं बनती हैं जिनमें सम अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक मदर स्पोर सेल जो होता है वह 4 पोलन ग्रेन्स को बनाती हैं और चारों पोलन ग्रेन्स आपस में कैलोज शुगर से जुड़े होते हैं और उस समय जब जुड़े रहते हैं तो उस समय उनको टेट्रॉड कहते हैं। और टेट्रॉड पे जब कैलेस एंजाइम कार्य करता है तो चारों परागकण अलग हो जाते हैं और इस प्रकार परागकण वहाँ जो निर्मित हुए हैं वही परागकण नर युग्मक हैं। नर युग्मक जो है, नर युग्मक कहाँ बन रहे हैं वो? तो नर युग्मक बनते हैं नर युग्मक बनते हैं परागकोश में। परागकोश कहाँ है? एंथर में है। चलिए इतना आप शायद समझ रहे हैं, बेहतर है मन करें नोट करिए। देखिएगा, परागकण के बनने के बाद एक प्रक्रिया है परागण। परागण को अंग्रेजी में कहा गया है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? व्हेन pollen grain falls on the stigma, the process is called pollination. स्टेप वाइज समझते चलिए। परागकण बन चुके हैं और अब वह परागकण जो हैं वह वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। वर्तिकाग्र क्या है? मादा जनन भाग है। मादा जनन भाग है बहु वर्तिकाग्र। आपको याद होगा, थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं। यह है वर्तिकाग्र जिसको कहते हैं स्टिग्मा। परागकण पौधे के पुष्प के एंथर से बाहर आता है और बाहर आने के बाद बस वो वर्तिकाग्र पर गिर जाए, वही वर्तिकाग्र पर गिरने की जो प्रक्रिया है उसी को परागण कहा गया है। और परागण होने के बाद
जो परागकण होता है वह स्टिग्मा से होते हुए इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको ओव्यूल कहते हैं। वर्तिकाग्र से होते हुए, वर्तिका से होते हुए वह पहुंचता है, यहाँ एक संरचना है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो पॉलन ग्रेन है वह पॉलन ग्रेन निषेचन के लिए किस मार्ग से प्रवेश करते हैं, तो माइक्रोपाइल से। याद रखेंगे किससे, माइक्रोपाइल से। यहाँ से परागण क्रिया शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए, परागण की क्रिया और युग्मक जनन की क्रिया, यह दोनों प्रक्रियाएं निषेचन से पहले की घटना है। निषेचन से पहले की घटना देखिए, मैं आपको यहाँ समझाया नहीं हूँ कि आखिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जो ओव्यूल है, उस ओव्यूल में डिवीजन होता है, एंडोमाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे उसका न्यूक्लियस 8 भागों में टूटता है। कितने भागों में, 8 भागों में। और ये जो आपको संरचना बनाया है ना, ये संरचना थोड़ा सा बड़ा बना दे कुछ ऐसे, तो यहाँ 2 जो पार्ट होता है वह सेंटर में रहता है, जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियाई। 3 पार्ट इसका नीचे होता है, जिसमें 2 तो सिनर्जिड सेल हैं, सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल, और एक होता है ये एग सेल। और उसके बाद ऊपर 3 कोशिकाएं हैं जिनको कहा गया है एंटीपोडल या सेंटीपोडल सेल। एंटीपोडल या सेंटीपोडल सेल। इसमें आपको ये समझना होता है कि पोलर न्यूक्लियाई में गुणसूत्रों की संख्या 2n है, एक सेल में गुणसूत्रों की संख्या n है, बाकी सब में n ही है, ये सब n वाले हैं। ठीक है, तो मैं युग्मक जनन आपको बताया कि युग्मक जनन की प्रक्रिया क्या है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। तो युग्मकों के निर्माण में परागकण कहाँ बना वो आपको समझा दिया गया, और आपको ये बता रहे हैं कि मादा जनन वाला जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय में होता है, और अंडाशय का जो न्यूक्लियस है ओव्यूल का, वो 8 भागों में टूटा है, जिसमें से एक सेल आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एक सेल जो बन रहा है जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यही मादा जनन कोशिका है। क्लियर है। चलिए, तो मैं यहाँ से आपको युग्मक जनन समझाया, परागण समझाया। परागण के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन प्रक्रिया क्या है। देखिएगा निषेचन की परिभाषा। निषेचन क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होने की प्रक्रिया। नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होने की प्रक्रिया। नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। क्लियर है। अगर निषेचन की परिभाषा पूछा जा रहा है कि निषेचन क्या है, तो नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होना। नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होने की प्रक्रिया जो है वह निषेचन है। और निषेचन में आपको एक चीज़ यह याद रखना है कि पौधों में जो निषेचन होता है वह दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। याद रखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन होता है पौधों में। पौधों में निषेचन की प्रक्रिया जो है वह 2 बार होती है। पूछा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो आप ये बताएंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधों में ही होता है। और पहला जो निषेचन होता है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो है
वह कहाँ होता है देखिएगा, यह है n नंबर का मेल गैमेट और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का यह हो गया फीमेल गैमेट। यानी एक जो परागकण था, वह परागकण जब अंडाशय में पहुंचता है तो वह 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n के रूप में रहते हैं, अगुणित रहते हैं। पहले निषेचन में जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ, नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होकर, ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होकर n और n मिलके क्या बना लेगा, 2n, और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला जाइगोट बना लेता है। जाइगोट को कहा गया है युग्मनज। प्रथम निषेचन पूछा जाए कि पौधों में प्रथम निषेचन में क्या होता है, तो प्रथम निषेचन में एक नर युग्मक एक मादा युग्मक आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। जबकि जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन है, दूसरा वाला जो निषेचन है, दूसरा निषेचन जो होता है वह एक मेल गैमेट n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें है, और दूसरा है पोलर न्यूक्लियाई, अभी हमने आपको बनाया था इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। पोलर न्यूक्लियाई जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वह पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट आपस में संलयित होते हैं और ये बनाते हैं 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यह एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। किस चीज़ का, एंडोस्पर्म का। निषेचन की जो क्रिया हो रही है पौधों में दूसरे निषेचन के दौरान, एक नर युग्मक जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, वह 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले पोलर न्यूक्लियाई के साथ निषेचित होता है और 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का एंडोस्पर्म बनाता है। यह एंडोस्पर्म जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है विकसित होकर के सीड बनने के लिए। जाइगोट विकसित होकर के सीड का फॉर्मेशन करता है तो उसके लिए न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म। तथा इसके अतिरिक्त सीड जब तक जर्मिनेट न हो जाए, जब तक बिया जम न जाए, तब तक उसको पोषण देने का काम करता है कौन, एंडोस्पर्म। तो पौधों में एक विशिष्ट तरह का निषेचन होता है, याद रखिएगा। पौधों में जो निषेचन की क्रिया है वह दोहरा निषेचन की क्रिया है, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है जिससे जाइगोट बनता है, वह जाइगोट आगे विकसित होकर के सीड का निर्माण करता है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन में एक नर युग्मक पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का एंडोस्पर्म बनाता है जो जाइगोट को सीड बनने में पोषण देने का काम करता है। उसके अतिरिक्त जब तक सीड जर्मिनेट ना हो जाए, उग न जाए, तब तक उसको पोषण देने का काम करता है एंडोस्पर्म। इस प्रकार निषेचन कंप्लीट हुआ। निषेचन के बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, निषेचन के बाद क्या होता है। तो निषेचन के बाद में याद रखिएगा जाइगोट कन्वर्ट हो गया सीड में, और जो अंडाशय होता है वह अंडाशय बदल जाता है फल में, याद रखेंगे। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होगा, निषेचन के बाद की क्रिया में क्या होगा। तो अंडाशय था ऐसे, और इस अंडाशय में ओव्यूल था। तो ये जो ओव्यूल था, यह ओव्यूल मैच्योर होकर के सीड का रूप ले लेगा, और ये जो ओवरी था, अंडाशय जो था, यह अंडाशय बदल के हो जाएगा फल, फ्रूट हो जाएगा। तो याद रखना है निषेचन के बाद ओव्यूल जो है वो सीड में बदल गया, और जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल गया। ओवरी किस में बदल गया, फ्रूट में। अब यहाँ से देखिएगा ये जो फ्रूट हैं, इन फ्रूट को क्लासिफाई किया गया है 3 भाग में, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। परिभाषा पूछा जाए कि सत्य फल क्या है, तो वह फल
जिसका अंडाशय वाला भाग हम खाते हों, जिस फल का अंडाशय वाला भाग हम सेवन कर रहे हैं वह फल सत्य फल है। और असत्य फल क्या हो जाएगा? अंडाशय के अलावा अगर कोई भाग हम फल के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं तो वह असत्य फल है। और अनिषेक फल क्या है? बिना निषेचन हुए ही अंडाशय जो अगर वो फल में बदल गया तो वह फल अनिषेक फल है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। याद रखिएगा कि जो फल है, फल की 3 कैटेगरीज हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सत्य फल, असत्य फल, अनिषेक फल। सत्य फल क्या है? जिस फल का अंडाशय वाला भाग सेवन किया जाता है वह सत्य फल है। एग्जाम्पल के लिए आम खाते हैं हम, तो आप देखिएगा आम जो है वो सीड के जस्ट ऊपर का भाग हम सेवन कर रहे हैं। लीची खा रहे हैं, बेर खा रहे हैं, यह सब जो है सत्य फल का एग्जाम्पल है। असत्य फल का एग्जाम्पल मैं बताऊं, सेब खा रहे हैं हम लोग, सेब। तो देखिएगा जो सीड है ना, बिया के जस्ट ऊपर वाला भाग उसका बीच में जो होता है वो सूख गया अंडाशय उसका, और उसका थैलेमस वाला भाग हम खा रहे हैं। तो उस समय जो सेब है वो सेब असत्य फल है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है वह फल जो बिना निषेचन के निर्मित हुआ है। बिना निषेचन हुए ही अगर अंडाशय फल में बदल गया है तो उस फल को बोलते हैं अनिषेक फल। अनिषेक फल का एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, अनास, बनाना, ये सब क्या है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। क्लियर है? चलिए धन्यवाद। इस प्रकार हम लोग पौधे में होने वाला कंप्लीट निषेचन पढ़ लिए। मैं देख ले रहा हूँ एक बार कि इसमें कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। देखिए आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर है, इसके बारे में फिर कभी एक्सप्लेन कर देंगे। और बाकी हम लोग पढ़ेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। चलिए देखते हैं उसको। देखिए अब हेडिंग पढ़ना हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन जानने के लिए ठीक वही कहानी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीज़ें मैं चर्चा करूंगा। पहला चीज़ तो अभी आपको पहले ही बताया है, गैमेटोजेनेसिस। और दूसरी चीज़ यहाँ पर चर्चा किया जाएगा प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज, यौनावस्था। गैमेटोजेनेसिस और प्यूबर्टी एज 2 चीज़ का चर्चा किया जाएगा जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में आएगा। प्यूबर्टी एज का मतलब होता है कि वह अवस्था जिसमें गर्ल्स तथा बॉयज़ में गैमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाए, उसी एज को कहा गया है प्यूबर्टी एज। और प्यूबर्टी एज जो मेल में है, मेल का प्यूबर्टी एज माना गया है 12 से 16 साल। कई किताबों में 18 साल भी दिया है। 12 से 16 साल जो उम्र है वह प्यूबर्टी का उम्र है बालकों में। और फीमेल्स में जो है वह फीमेल्स में प्यूबर्टी एज जो है वह 11 से 13 साल। 11 से 13 साल का जो उम्र है वह प्यूबर्टी एज है फीमेल्स का। और मेल्स का प्यूबर्टी एज क्या है? 12 से 16 साल। और इस उम्र में बालक और बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उन परिवर्तन को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा गया है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्यूबर्टी एज के बाद या फिर प्यूबर्टी एज में बालक और बालिकाओं में कुछ लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जिन लक्षणों को द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा गया है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है?
सबसे पहला चीज देखिएगा, चेंज इन वॉइस, आवाज में परिवर्तन। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का आवाज प्यूबर्टी एज के बाद श्रील हो जाता है, मधुर हो जाता है आवाज गर्ल्स का। और बॉयज का जो आवाज है वह प्यूबर्टी एज के बाद मोटा हो जाता है। आवाज का मोटा होना ये लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और लड़कियों में क्या है, आवाज का मधुर होना। दूसरा चीज देखिएगा, मेल और फीमेल्स दोनों में कॉमन है अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट जेंडर। विपरीत जेंडर के लोगों के साथ आकर्षण का होना। अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज के लिए अट्रैक्शन, और बॉयज हैं तो गर्ल्स के लिए अट्रैक्शन। यह अट्रैक्शन जो है, यह अट्रैक्शन भी प्यूबर्टी एज का एक लक्षण है। फिर तीसरा है ग्रोथ इन मसल्स। मेल हैं तो मेल्स के मैक्सिमम मसल्स जो है उसमें ग्रोथ होते हैं, और फीमेल्स में जो ब्रेस्ट मसल्स हैं उनमें ग्रोथ होता है, जो हिप्स मसल्स हैं उनमें ग्रोथ होता है। फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। शरीर के विभिन्न अंगों पर एक्स्ट्रा हेयर का ग्रो करना, ये सब क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं जो प्यूबर्टी एज में प्रदर्शित होते हैं। तो क्लियर रखना है कि प्यूबर्टी एज क्या है, वह अवस्था, वह उम्र जिसमें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, हार्मोन्स का स्राव शुरू हो जाए, उसी उम्र को यौनावस्था प्यूबर्टी एज कहा गया है। प्यूबर्टी एज बॉयज़ में जो है वो 12 से 16 साल या फिर 18 साल तक हो सकता है, और बालिकाओं में यह उम्र 11 से 13 साल का होता है। इस उम्र में शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उन परिवर्तनों को द्वितीयक लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा गया है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हो सकते हैं, तो अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर वाले लोगों के साथ आकर्षण हो सकता है। एक्स्ट्रा हेयर ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, चेंज इन वॉइस, इंक्रीज इन मसल्स, इंक्रीज इन हाइट, यह सारे लक्षण जो हैं वह प्रदर्शित हो सकते हैं यौनावस्था के दौरान। फिर यहाँ से गैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, वह गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में हम दो प्रक्रिया का जिक्र करेंगे। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया जो है उसको शुक्राणु जनन कहा गया है। क्या चीज, शुक्राणु जनन, हिंदी में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको शुक्राणु जनन कहेंगे, और वैसे ही अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अंडाणु जनन कहेंगे। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अंडाणु जनन कहते हैं। क्लियर है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र। देखिए, बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है, या तो नर जनन तंत्र पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है
या मादा जनन तंत्र पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। और जब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने की बात आए तो हम क्या करेंगे, हम ये बता देंगे कि उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन आर्गन है और उन आर्गन का कहाँ कहाँ पोजीशन है और क्या उनका कार्य है। इतना पर्याप्त है किसी भी जनन तंत्र को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लिखेंगे इसमें इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग आर्गन्स। मादा जनन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला और मुख्य अंग है ओवरी, अंडाशय। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी इनको कहा गया है। तीसरा है यूटेरस, गर्भाशय। और चौथा है वजाइना, योनि। यह 4 पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रफ स्केच बना रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखिए कुछ इस तरह की संरचना है। यह ओवरी है, ओवरी की संख्या होती है 2। मादा जनन तंत्र में जो अंडाशय है, अंडाशय की संख्या 2 है। अंडाशय का पोजीशन पूछा जाए कि अंडाशय का पोजीशन क्या है, कहाँ है अंडाशय, तो हम बताएंगे एट लोअर एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा के निचले भाग में। उदर गुहा के निचले भाग में बिलो बोथ किडनी, दोनों किडनी से नीचे मेजोवेरियन फाइबर होते हैं। कुछ रेशे ऐसी संरचना होती हैं, उन रेशे ऐसी संरचनाओं से लटके होते हैं 2 ओवरीज। ओवरी जो है, ओवरी का पोजीशन क्या है, एट द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा के सबसे निचले भाग में, किडनी से नीचे मेजोवेरियन फाइबर से लटके हुए सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं 2 ओवरी। ओवरी जो है वह फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। याद रखिएगा ओवरी क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओवरी मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग है। क्या है, प्राथमिक जनन अंग। क्यों प्राथमिक जनन अंग है ये, क्योंकि ओवम निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया जो है वह ओवम में ही संपन्न होती है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया ओवम में संपन्न होने के कारण जो अंडाशय है उसको प्राथमिक जनन अंग कहा गया है। इसके साथ साथ अंडाशय का काम है, यह हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो हैं यह मुख्य रूप से कहाँ से स्रावित होते हैं, अंडाशय से। अंडाशय का 2 काम याद रखेंगे। पहला काम कि अंडाशय से ओवम निर्माण की प्रक्रिया होती है, और दूसरा कि अंडाशय से हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वह बालिकाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियमित करने का काम करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है यह हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होता है। दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं कहाँ से, अंडाशय से। उसके साथ साथ अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हमको याद रखना था कि फैलोपियन ट्यूब क्या है। फैलोपियन ट्यूब की संख्या भी 2 है। यह दोनों तरफ ओवरी से नलीनुमा संरचना है, पाइप नुमा संरचना है, जिसका एक सिरा पूरे ओवरी को ढके रहता है और दूसरा सिरा आकर खुलता है गर्भाशय में। अंडवाहिनियां जो है, फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब का अगर स्ट्रक्चर पूछा है तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसका 1 एंड जो है वो ओवरी को कवर किए हुए है
और दूसरा इंड जो है वह यूटेरस में आके खुलता है, गर्भाशय में आके खुलता है। क्लियर है। और कार्य पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब का कार्य क्या है, तो मादाओं में निषेचन की जो प्रक्रिया है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में ही संपन्न होता है। यानी निषेचन की जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब में। फिर गर्भाशय क्या है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के बाद उस जाइगोट का पूरा बेबी में कन्वर्जन, यानी लगभग 270 से 280 दिनों में, लगभग 9 महीना 10 दिन में जो बच्चे का पूर्ण विकास होना है, वह पूर्ण विकास की प्रक्रिया गर्भाशय में संपन्न होती है। क्लियर है। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें बेबी का ग्रोथ होता है। फिर इसके बाद आपको समझना होता है कि वेजाइना क्या है। वेजाइना इज द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल। फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसका वन एंड यूटेरस से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड आउटर इन्वायरमेंट में ओपन होता है। इसको बर्थ कैनाल भी कहा गया है। वेजाइना का 2 कार्य याद रखिएगा। पहला, इंसेमिनेशन, स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटर करने के लिए पाथवे प्रोवाइड कराता है, और दूसरा चीज बच्चों को जन्म देने के लिए मार्ग प्रदान कराता है। क्लियर है। ये रहा आपका मादा जनन तंत्र। फिर इसके बाद नर जनन तंत्र के बारे में देखते हैं। देखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, इसमें लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। इसमें निम्न अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से अंग हैं देखिएगा। सबसे पहला है टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में कह रहे हैं वृषण। वृषण की संख्या 2 है और इसका पोजीशन जानना है तो यह इसका पोजीशन है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा से बाहर। एक थैलीनुमा संरचना है, उस संरचना का नाम है स्क्रोटम। उदर गुहा से बाहर एक थैलीनुमा संरचना, स्क्रोटम में 2 गो टेस्टिस लोकेटेड होते हैं। वृषण की संख्या कितनी है, वृषण की संख्या 2 है और यह कहाँ सिचुएटेड है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा से बाहर एक थैलीनुमा संरचना स्क्रोटम में स्थित है। स्क्रोटम में क्यों स्थित है, अगर ये पूछा जाए तो आप बताइएगा कि शुक्राणु निर्माण के लिए 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान की आवश्यकता होती है और वह तापमान प्रदान करने का काम स्क्रोटम करता है। स्क्रोटम 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वहाँ पे कम कर देता है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए, शुक्राणु के मैचुरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पोजीशन क्लियर हो गया। फिर यहाँ से हम जानेंगे कि टेस्टिस जो है यह प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग। अभी आपको बताया गया कि मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग कौन था, ओवरी था। वैसे ही नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस अगर प्राथमिक जनन अंग है, इसका मतलब प्राइमरी सेल यानी जो गैमेट्स हैं, शुक्राणु जो हैं, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी, टेस्टिस में। पुरुषों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया टेस्टिस में संपन्न होती है। इसके साथ साथ टेस्टिस हार्मोन का स्राव करता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। और यह टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है, यह टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार कौन है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। फिर इसके बाद आपको जानना है, टेस्टिस के बाद दूसरा ऑर्गन है इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस को हिंदी में कहा गया है अधिवृषण। इपिडिडाइमिस को हिंदी में अधिवृषण कहा गया है। अधिवृषण क्या है, यह टेस्टिस के ऊपर ट्यूबुलर संरचनाओं का एक जाल है
नलीनुमा संरचनाएं एक के ऊपर एक ग्रंथिल संरचना का रूप ले ली हैं, उसको इपिडिडाइमिस कहा गया है। और इपिडिडाइमिस का कार्य होता है कि जो स्पर्म टेस्टिस में बना है वह स्पर्म टेम्पोरेरी रूप से, अस्थायी रूप से इपिडिडाइमिस में स्टोर रहता है। और यहाँ से इपिडिडाइमिस के बाद एक संरचना है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को कहा गया है शुक्रवाहिनियाँ। शुक्रवाहिनी, यह शुक्रवाहिनी क्या है? यह एक ट्यूब है जो अधिवृषण से घूमकर एक ग्रंथिल संरचना सेमिनल वेसिकल तक जाती है, शुक्राशय तक जाती है। किस संरचना तक जाती है वो? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल को कहा गया है शुक्राशय। नर जनन तंत्र में टेस्टिस में स्पर्म बना, इपिडिडाइमिस में स्टोर हुआ टेम्पोरेरी रूप से, फिर इपिडिडाइमिस से एक ट्यूब है, एक पाइप है जो उसको सेमिनल वेसिकल तक ले जाता है। और सेमिनल वेसिकल में जो स्पर्म है वह सीमेन में कन्वर्ट होता है। स्पर्म के साथ फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कुछ अन्य पदार्थ आके उसमें मिल जाते हैं जो उसको मैच्योर करते हैं, उसके अंदर मोटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी? शुक्राशय में। शुक्राशय के बाद पाया जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यह एक ट्यूब है जो स्पर्म को या फिर सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटर कराने के लिए पाथवे प्रोवाइड कराता है। पाथवे प्रोवाइड कराता है कौन? यूरेथ्रा। और लास्ट पोर्शन जो होता है पेनिस का, यह पेनिस का जो पोर्शन है यह क्या करता है? मस्कुलर आर्गन है जो स्पर्म को इंसेमिनेशन में हेल्पफुल है। क्लियर है? ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र। क्या है रज चक्र? यह फीमेल्स में पाया जाने वाला एक साइकिल है। कितने दिनों का होता है? 28 डेज, 28 दिनों का एक चक्र है। इसको सामान्य देहात के शब्द में पीरियड शब्द यूज किया गया है। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल जो होता है, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल को कहा गया है मिनार्क। मिनार्क कहा गया है, हिंदी में रजोदर्शन कहा गया है। पहली बार जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, मेंसेस फेज जब कंप्लीट होता है तो फर्स्ट टाइम मेंसेस को कहा गया है मिनार्क, रजोदर्शन कहा गया है। और लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल को कहा गया है मीनोपास। मीनोपास को कहा गया हिंदी में रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति। फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल को मिनार्क बोला गया है और लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल को मीनोपास बोला गया है। मिनार्क जो है यह आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है और मीनोपास जो होता है यह लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र पर, 45 से 50 वर्ष की अवस्था में मेंस्ट्रुअल स्वतः प्राकृतिक रूप से बंद हो जाता है। और यह जो प्रक्रिया है इसको रजोनिवृत्ति, मेनोपास की अवस्था कहा गया है। और यही मिनार्क और मीनोपास के बीच का जो टाइम इंटरवल है, मिनार्क से लेकर मीनोपास तक का जो समय अंतराल है, इसी को कहा गया है रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज, जनन आयु। याद रखिएगा जनन आयु क्या है? मिनार्क से लेकर मीनोपास तक के बीच का जो समय अंतराल है उसी को जनन आयु कहा गया है, रिप्रोडक्टिव एज कहा गया है। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से फेज हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज कौन कौन है? तो 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। प्रोलिफरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज, ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज। और लास्ट होता है मेंसेस फेज। हिंदी में इसको कहा गया है प्रचुरोद्भवन काल, प्रावस्था। यह है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, यह है श्रावण प्रावस्था और यह है रक्तस्राव प्रावस्था। ध्यान दीजिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का साइकिल है और इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 4 फेज से होकर गुजरना पड़ रहा है। पहला फेज प्रोलिफरेटिव फेज का होता है, जो मेंसेस फेज के बाद शुरू होता है। मेंसेस कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर शुरुआत के पहला दिन से लेकर 12 से 13 दिन का समय लगता है प्रोलिफरेटिव फेज में, जिसमें एक ओवम मैच्योर होता है सीक्रेट होने के लिए, रिलीज होने के लिए। प्रोलिफरेटिव फेज में एक ओवम मैच्योर होता है रिलीज होने के लिए, और उसके लिए उसको टाइम लग जाता है 1 से लेकर के 13 दिन तक का लगभग समय लग जाता है एक ओवम को मैच्योर होकर के रिलीज होने के लिए। और ओवम के रिलीज होने का जो फेज है वह 14वें दिन पे होता है। 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन एक ओवम रिलीज होता है, और उस प्रावस्था को हम ओवुलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं। अंडोत्सर्ग प्रावस्था के बाद सेक्रेटरी फेज नाम से क्लियर है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, और कार्पस ल्यूटियम जो होता है वह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है, और उसके वजह से जो गर्भाशय है उस गर्भाशय में ब्लड कैपिलरीज आकर भरती हैं, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन आके भर जाता है कि अगर निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन के बाद जाइगोट को पोषण देने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी वहाँ से। तो सेक्रेटरी फेज में कार्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, उस हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से जो गर्भाशय की दीवारें हैं वो लगभग 4 से 6 mm तक मोटी हो जाती हैं, उसमें ब्लड कैपिलरीज भरने की वजह से और वहाँ पर न्यूट्रिशन भरने की वजह से। और वैसा इसलिए होता है कि ओवम रिलीज हुआ है, और यदि स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ तो जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी बनने की सारी प्रक्रिया यूटेरस में कंप्लीट होना है। तो यूटेरस पहले से उसके लिए प्रिपेयर होता है, किस फेज में? सेक्रेटरी फेज में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल वहीं स्टॉप हो सकता है अगर निषेचन की क्रिया संपन्न हो रही है तब। और यदि निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होती है तो उस दशा में जितना भी प्रिपरेशन हुआ था वह सारा प्रिपरेशन ब्लड के साथ, ओवम के साथ मेंसेस फेज में ब्लीडिंग के रास्ते बाहर हो जाता है। उसी फेज को मेंसेस फेज कहते हैं। और इस प्रकार मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है फीमेल्स में। इसके बाद देखिएगा दिया है बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में, कि बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है। चूंकि भारत की सबसे बड़ी समस्या जो फिलहाल की है वह जनसंख्या की है। 1947 के समय, लगभग देश की आज़ादी के समय, भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी, जो फिलहाल में बढ़कर लगभग 135 करोड़ हो रही है। तो इतना तेज़ी से जो जनसंख्या बढ़ रहा है, उस जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ मेथड्स दिया हुआ है बुक में क्लास 10th के, जिसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है आपको। बर्थ कंट्रोल मेथड्स बताना है। बर्थ कंट्रोल्स मेथड्स, जन्म नियंत्रण विधि। जन्म को नियंत्रण करने की क्या क्या विधि हैं? सबसे पहला मेथड होता है नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में बताया जाता है कि प्राकृतिक रूप से स्पर्म को ओवम से न मिलने दिया जाए। जैसे
अगर दो कपल्स हैं तो सेक्सुअल कांटेक्ट में रह रहे हैं, लेकिन उस दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट में रहते हैं जिस समय ओवम रिलीज ही नहीं हुआ है, तो उस समय निषेचन होने का कोई चांस नहीं है। और इस प्रकार बर्थ को जो रोक रहे हैं उस मेथड को हम नेचुरल मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड को हिंदी में कहा गया है रोधक विधि। रोधक विधि में विभिन्न तरह के मेम्ब्रेन्स अवेलेबल है मार्केट में, उन मेम्ब्रेन्स का यूज करके स्पर्म को ओवम से रोका जाता है, और उन मेम्ब्रेन्स की सहायता से स्पर्म ओवम से फ्यूज होने से रोकने की जो प्रक्रिया है उसी को बैरियर मेथड्स कहा गया है। बैरियर मेथड में अलग अलग मेम्ब्रेन्स हैं अवेलेबल है मार्केट में, उनका हेल्प ले करके स्पर्म को ओवम से रोकने से मिलने से रोका जाता है, निषेचित होने से रोका जाता है। फिर बैरियर मेथड्स के बाद पिल्स मेथड है। पिल्स मेथड क्या है? दवाइयों की सहायता से सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से पहले अगर कोई फीमेल्स इन मेडिसिन का यूज करते हैं तो प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं है, और इस तरह प्रेगनेंसी रोकने का जो तरीका है, जो मेथड्स है, उसको पिल्स मेथड बोला गया है। और पिल्स मेथड के बाद आता है IUCD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस अंतः गर्भाशयी युक्ति। अंतः गर्भाशयी युक्ति इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या हैं? जिसमें एक नाम मैं आपको बताऊं, कॉपर टी। क्लास 10th लेवल पे यह शब्द दिया हुआ है, मैं इसलिए बता दे रहा हूं। कॉपर टी एक डिवाइस है जो कॉपर का बना हुआ टी आकार का एक डिवाइस है, जिसको डॉक्टर या नर्स की सहायता से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिट कराया जाता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिट कराने से यह स्पर्म को ओवम से निषेचित होने से रोकता है। यानी कि अगर इस डिवाइस को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिट कराया जाए, उसके बाद सेक्सुअल कांटेक्ट में होने के बावजूद भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होंगी, और इस तरह प्रेगनेंसी रोकने का जो तरीका है उसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोला गया है। फिर लास्ट वाला जो मेथड है वह होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को हिंदी में कहा गया है शल्य क्रिया विधि। शल्य क्रिया विधि। सर्जिकल मेथड में देखिएगा दो तरह की सर्जरी होती है, एक होता है वैसेक्टोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी को कहा गया है ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंस। ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंस यानी भी मैं बता रहा था आपको, शुक्रवाहिनियाँ जो स्पर्म को लेकर जाती हैं, अगर ऑपरेशन करके सर्जरी करके शुक्रवाहिनियों को बांध दिया जाए या काट दिया जाए तो उसके बाद शुक्राणु कभी भी अंडाणु से मिलने की स्थिति में नहीं होंगे, और यह परमानेंट स्टॉप हो जाएगा प्रेगनेंसी, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। परमानेंटली बर्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है सर्जिकल मेथड। और सर्जिकल मेथड में दो तरह का मेथड है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा? ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबेक्टोमी जो है यह फीमेल्स में होता है, जिसमें ऑपरेशन करके फीमेल्स का जो फैलोपियन ट्यूब है उस फैलोपियन ट्यूब को बांध या काट दिया जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है इसको ट्यूबेक्टोमी कह रहे हैं। और इस तरह यह कुछ मेथड्स हैं जिनसे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद एक और लास्ट हेडिंग दिया हुआ है एसटीडीज। लास्ट हेडिंग है एसटीडीज। एसटीडीज का पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हिंदी में कहा गया है लैंगिक संचरित रोग। लैंगिक संचरित रोग। एसटीडीज को लैंगिक संचरित रोग कहा गया है। नाम से क्लियर है कि वह रोग जो लैंगिक संबंधों के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन रोगों को लैंगिक संचरित रोग कहा गया है। और लैंगिक संचरित रोग में मुख्य 3 रोग का चर्चा है आपकी किताब में। एक है गोनोरिया, फिर है सिफिलिस
और फिर है AIDS। AIDS का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा, 3 बीमारियों का जिक्र है क्लास 10th लेवल पे, गोनोरिया, सिफिलिस और AIDS। गोनोरिया जो है यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और उस बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरिया। ध्यान दीजिएगा, निसेरिया गोनोरिया। निसेरिया गोनोरिया क्या है? यह एक बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया से रोग होता है, कौन सा? सुजाक रोग, गोनोरिया। और इस बीमारी में होते क्या हैं? यूरिनेशन के टाइम जलन महसूस होता है, इरिटेशन होता है, पस स्रावित होता है, म्यूकस रिलीज होते हैं। यह सारे लक्षण प्रदर्शित होते हैं गोनोरिया बीमारी में। और गोनोरिया के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आदमी ठीक हो जाता है। फिर गोनोरिया के बाद सिफिलिस जो बीमारी है, यह एक बैक्टीरिया है ट्रिपनोमा पैलिडम। ट्रिपनोमा पैलिडम की वजह से होने वाला रोग है सिफिलिस। सिफिलिस रोग में एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट्स पे फफोले बनते हैं। इसमें भी यूरिनेशन के टाइम जलन होता है। ये सब सिम्टम प्रदर्शित होते हैं और यह भी बैक्टीरियल डिजीज है, आसानी से ट्रीटेबल है। थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा AIDS के बारे में, क्योंकि इस रोग को डेथ वारंट कहा गया। वो क्या कहा गया है? डेथ वारंट। यानी एक बार जिस व्यक्ति को यह रोग हुआ उसको मरना एकदम तय है, उस व्यक्ति को मर जाना हर हाल में। बचने का चांस बहुत कम है, नहीं के बराबर, नहीं है। यह जो रोग है, यह रोग एक वायरस की वजह से होता है। वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यह वायरस लैंगिक संबंध के दौरान एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच के उसके प्रतिरक्षा तंत्र को मार देते हैं। और स्वस्थ व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को समाप्त कर देते हैं, तो उसके बाद कोई सा रोग होता है उस व्यक्ति को, वह रोग जल्दी ठीक नहीं होता है और उस रोग की वजह से व्यक्ति मर जाता है। आपको एक चीज़ यह याद रखना होता है कि AIDS में जो प्राइमरी इन्फेक्शन है, यानी जो HIV का इन्फेक्शन है, HIV के इन्फेक्शन की वजह से कभी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। और वह HIV जो है वह शरीर में जाकर प्रतिरक्षा तंत्र को समाप्त कर देता है, जिसके बाद अन्य कोई भी बैक्टीरिया या फिर अन्य किसी तरह की हमारे शरीर में असामान्यता होती है तो वह ठीक नहीं होता है, जिसके वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। बाकी इस लेसन से संबंधित आपको जो भी समस्या है आप कमेंट करिएगा, नया वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद।